सभी। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और आज हमारी बोर्ड एक्सप्रेस हमें लेके आ चुकी है हमारे एक नए चैप्टर पे, जो है रिबेल्स एंड राज। तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन पे आपका आंसर सही हो जाए। तो देखते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो अगर हम इसकी शुरुआत से बात करें तो पहले एक इवेंट का डिस्कशन किया गया है। क्या है वो इवेंट, उसकी बात करते हैं। तो भाई ये रिवोल्ट माना जाता है कि इसको ओरिजिनल स्टार्ट कब किया गया? इसको ओरिजिनल स्टार्ट करा गया 10 मई 1857 में। अब देखा जाए तो भाई इसकी शुरुआत तो थोड़े पहले अप्रैल में हो चुकी थी, जहां पे बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत कर दी थी। लेकिन अगर आप देखें कि इसका जो फुल फ्लेजेड जहां से इसको स्टार्ट माना जाता है वो होता है 10 मई 1857 में, जहां पे जो सपॉइज हैं, मतलब कि जो सिपाही हैं, वो क्या कर देते हैं? म्यूटिनी कर देते हैं, आर्म्ड रिवोल्ट कर देते हैं। तो इसके बाद से जो मेरठ का कंटेनमेंट है, वहां के जितने भी सिपाहीज हैं वो मना कर देते हैं कि हम ये जो ग्रीस कार्टेजेस हैं इसको यूज नहीं करेंगे। और ये सभी क्या करते हैं? ये स्टार्ट कर देते हैं जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे जेल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, आप बोल सकते हो पुलिस स्टेशंस हो गए, उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ ये जितने भी बेल्ट्स ऑफ आर्म्स, मतलब कि जो एक आर्मरी होती है उसके ऊपर, और जो ब्रिटिश की ट्रेजरीज हैं उन सभी के ऊपर अटैक करते हैं, लूटना उसको शुरू कर देते हैं। देन अगर हम बात करें कि भाई ये मेरठ से अपना मार्च स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे? ये जाते हैं दिल्ली तक। और दिल्ली में जाके ये जो मुगल एम्परर हैं, जो लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर सेकेंड हैं, उनको ये कहते हैं कि आप क्या बनिए? हमारे लीडर बनिए, और आपकी ही लीडरशिप में हम क्या करेंगे? इस अपने रिवोल्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं और अपनी सक्सेस को असर्ट करना चाहते हैं। तो यहां पे सभी लीडर्स पहुंच जाते हैं, सभी पहुंच जाते हैं बहादुर शाह जफर के पास। और धीरे धीरे अब रीजनल लेवल पे भी जगह जगह पे कॉमन मास भी इस रिवोल्ट से क्या करते हैं? जुड़ते जाते हैं। तो अगर हम देखें तो भाई लखनऊ, कानपुर, बरेली, हर जगह पे कॉमन मास म्यूटिनी, मतलब आप बोल रहे हैं कि सिपाहीज तो इसमें है ही, लेकिन साथ ही साथ जो कॉमन मास है वो भी इसमें जुड़ रही है, पीजेंट भी जुड़ रहे हैं, आर्टिजन्स भी जुड़ रहे हैं। तो यहां पे ये सभी किस चीज से परेशान है? ये अपना गुस्सा निकालते हैं मनी लेंडर्स और साथ ही उन रिच साहूकार के ऊपर, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर इन्हें अलग अलग तरीके से लूटा हुआ था। तो ये सभी भी अपना क्या करते हैं? अपना जो गुस्सा होता है वो सामने लेकर आते हैं। ये सभी रिबेल्स जो होते हैं ये डिफाइड कर देते हैं ऑल काइंड ऑफ अथॉरिटीज और हायरार्कीज को। मतलब कि अब ये किसी भी ऑर्डर को मानने के लिए मना कर रहे हैं कि हम किसी भी ऑर्डर को नहीं मानेंगे। ठीक, हम अपना एक नया सिस्टम बनाने वाले हैं, अपना एक नई आइडियोलॉजी लेकर आने वाले हैं। वो सभी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। देन ये जो रिवोल्ट है, ये जितनी भी अलग अलग कैंटनमेंट थी उसमें एक सिमिलर पैटर्न पे क्या देखने को मिला। ठीक है, कि भाई जब भी वो रिवोल्ट स्टार्ट होगी, जब भी लोग अपना आप बोल सकते हो एक तरीके से ऑपोजिशन स्टार्ट करना, दिखाना शुरू करेंगे, तो या तो एक बिगुल के सहारे या फिर आप बोल सकते हो कि किसी ना किसी एक साउंड के थ्रू उसको शुरू किया जाता था। साथ ही साथ ये देखा गया कि भाई ये जो रिवोल्ट है ये एक प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड वे में होती थी, जिसमें जितने भी कैंटनमेंट्स हैं वो एक दूसरे के बीच में किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेशन करके अपने मैसेजेस को ट्रांसफर करते थे। और ये भी देखा गया कि भाई अगर कोई डिसीजन भी लेना है तो रात में एक पंचायत बैठती थी और उस पंचायत में जितने भी मेजर डिसीजंस होते थे वो लिए जाते थे। देन अगर हम बात करें आगे कि भाई ये जो रिवोल्ट है इसके मेजर लीडर्स कौन कौन से हैं, मतलब कि पहले हम उन सेंटर्स की बात करेंगे, उन एरियाज की बात करेंगे जहां जहां पे ये रिवोल्ट लड़ा गया और वहां पे फेमस लीडर कौन थे। तो अगर बात करें मेरठ की, तो मेरठ से इस रिवोल्ट को जनरली आगे लेकर आए वहां के कैंटनमेंट के सिपाही या सिपॉइज। उसके बाद अगर हम बात करें बैरकपुर की, तो वहां से मंगल पांडे थे। देन दिल्ली की अगर बात करी जाए तो दिल्ली से जो लास्ट मुगल एम्परर है बहादुर शाह जफर सेकेंड और उनके मिलिट्री कमांडर जनरल बख्त खान, उन्होंने वहां से लीडरशिप लेकर आए। देन कानपुर में थे नाना साहिब और तात्या टोपे। नाना साहिब वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। देन उसके बाद अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है, उसके साथ साथ मौलवी अहमदुल्ला, जिन्हें डंका शाह भी कहा जाता था, वो यहां से अपनी लीडरशिप को लेकर आ रहे थे। झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई, आरा बिहार से थे कुंवर सिंह, बरोद से थे शाहमल जो कि एक जमींदार थे। और वहीं पे अगर देखिए कि ट्राइबल लीडर्स भी यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो जो सिंहभूम से, छोटा नागपुर एरिया से सिंहभूम का जो एरिया है, वहां से गुनो जो है वो एक ट्राइबल लीडर बनके अपने ही लोगों को वहां पे क्या कर रहे हैं? उस रिवोल्ट में जोड़ रहे हैं।
देन अगर हम आगे चले तो भाई इस रिवोल्ट में जो र्यूमर्स थी, साथ ही साथ आप बोल सकते हो कि भाई ये जो रिवोल्ट है इसको सक्सेस करवाने के लिए कई सारी ऐसी र्यूमर्स थी जिन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक मेजर कंट्रीब्यूशन प्ले किया हुआ था। तो वो ऐसी कौन सी र्यूमर्स और ऐसी कौन सी प्रोफेसीज थी जिनकी वजह से ये जो रिवोल्ट है ये और ज्यादा क्या होने लगा, एक्सपांड होने लगा। तो कुछ फेमस रूमर्स जिनके बारे में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पहला है न्यू कार्ट्रिजेस। ये एक रूमर कहीं ना कहीं जो आर्मी कंटेनमेंट है उसमें फैल गया कि भाई जो एक नया कार्ट्रिजेस इंट्रोड्यूस करने वाला है रॉयल एनफील्ड, उसमें क्या है, उसका जो शेल है वो लार्ड एंड टेलो से बना हुआ है। लार्ड एंड टेलो मींस कि भाई जो उसका कवर है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मीट से या आप बोल सकते हो स्किन से बना हुआ है, किसकी, पिग एंड काउ की। और यही जो है वो आप बोल सकते हो कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि धर्म भ्रष्ट करने वाली चीज है फॉर हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम सपोइस। तो इस ही कहीं ना कहीं जिसको आप बोल सकते हो कि जब आपने 8th में पढ़ा होगा तो इसको हम इमीडिएट रीजन बोलते हैं ना, कि भाई परेशानियां तो बहुत सारी थी लेकिन ये जो एक मेन परेशानी आई, ये जो एक मेन डिस्कंटेंट आया, उसकी वजह से इसका क्या हुआ, एकदम से आउटब्रेक हो जाता है इस रिवोल्ट का। देन एक और र्यूमर जो फैल रही थी वो ये थी कि भाई क्या देखा गया कि जो ब्रिटिश हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो कैंटोनमेंट में जो आटा सप्लाई होता है उसमें बोन डस्ट मिलाया गया, ठीक है, और बोन भी किसकी, पिग और काऊ की बोन। तो ये भी एक तरीके के रूमर वहां पे देखने को मिली। तो सभी ये जो सारी चीजें थी इससे कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर इस तरीके के मेजर्स ले रही है तो क्या वो हमें कन्वर्ट करना चाहती है क्रिश्चियनिटी में, हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। तो इन्हीं सभी रूमर्स की वजह से ये जो आप बोल सकते हो कि जो बहुत सारे लोग इसमें क्या करने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे अपने धर्म को बचाने के लिए। उसके बाद एक कुछ प्रोफेसीज भी करी गई कि जिस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, कब, 23 जून 1757 को, ठीक है, और उसी की सेनेटरी आ चुकी थी कब, 1857 में, मतलब कि 100 साल पूरे हो चुके थे किसके, बैटल ऑफ प्लासी को। तो कहीं ना कहीं ये लोग मान रहे थे कि जब जिस तरीके से उस टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हारे थे, अब उसी चीज को रिवर्स करने का टाइम आ चुका है, ब्रिटिशर्स को इंडिया से भागने का टाइम आ चुका है, ठीक। तो यहाँ पे उस सेनेटरी के थ्रू ये बताया गया कि जब जिस दिन बैटल ऑफ प्लासी को 100 साल पूरे हो जाएंगे उस ही दिन ब्रिटिश का भी इंडिया में रूल खत्म हो जाने वाला है। देन एक और प्रोफेसी करी गई थी चपाती डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई अलग अलग कैंटोनमेंट्स जो हैं वहां से एक कैंटोनमेंट से दूसरे कैंटोनमेंट्स में कई सारी रोटियां, चपातियों को बनाया जाता था और एक कैंटोनमेंट से दूसरे कैंटोनमेंट्स में पहुंचाया जाता था। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को यह लग रहा था कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी है, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके थ्रू क्या है ये बताया गया कि शायद ये जो एक मैसेज ट्रांसफर हो रहा है इन चपातीज के थ्रू वो हो सकता है कि ब्रिटिश राज को खत्म करने के लिए लाया गया है। इस तरीके के प्रोफेसीज। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इन 100 सालों में ऐसे कई सारे मेजर्स लिए हुए थे जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी वो इनसे नाराज थी। सबसे पहले अगर हम मेजर की बात करें तो वो था वेस्टर्न एजुकेशन, कि भाई ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब वो इंडिया आए तो जस्ट टू आप बोल सकते हो कि एक क्लर्क की फैक्ट्री बनाने के लिए, एक लोअर ग्रेड पे एम्प्लॉइज को बनाने के लिए उन्होंने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए। हमारी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन होती थी, हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसको उन्होंने खत्म करके इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो हम पर इंपोज कर दी, और जिसकी वजह से हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम था वो एक तरीके से टूटने लगा। उसकी वजह से क्या हुआ, साथ ही साथ जब ये वेस्टर्न एजुकेशन आए तो ये अपने साथ कई सारे वेस्टर्न आइडियाज भी लेकर आए, जो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी के अभी तक कस्टम एंड नॉर्म्स है वो कहीं ना कहीं हार्म हो रहे हैं। साथ ही साथ विलियम बेंटिक जैसे कई सारे आप बोल सकते हो कि गवर्नर जनरल आए जिन्होंने क्या किया था कि रिफॉर्म करे हुए, उन्होंने सती को अबॉलिश कर दिया, उन्होंने चाइल्ड मैरिज को खत्म कर दिया, उन्होंने विडो रीमैरिज जैसे चीजें लेकर आ गए। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी इंडियन सोसाइटी ये सोच रही है कि शायद ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमें भी ये क्या कर देंगे, हमारे कस्टम्स को छोड़ के हमें भी मॉडर्न बना देंगे, इंग्लिश बना देंगे। उसके बाद अगर ये देखा जाए कि भाई इंडिया में कई सारी क्रिश्चियन मिशनरीज आ रही थी जो स्पेशली ट्राइबल एरिया में जाके क्या कर रही थी, लोगों को कन्वर्ट कर रही थी। तो इसी वजह से, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बिरसा मुंडा के बारे में, है ना, तो ये जो सारे लोग हैं ये क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक आप बोल सकते हो कि पाइल अप हो रही हैं, जिसका एकदम से आउटब्रेक देखने को मिला हमें कहां पे, रिवोल्ट ऑफ 1857 में।
साथ ही साथ ब्रिटिशर्स लेकर आए सब्सिडरी अलायंस 1798 में और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसमें उन्होंने क्या किया कि हमारे वो सारे स्टेट जिनका एक लीगल हायर नहीं है उनको क्या करना लगे, हड़पना शुरू कर दिया। अब अगर हम बात करें सब्सिडरी अलायंस की, तो सब्सिडरी अलायंस को एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। सब्सिडरी अलायंस जो है वो 1798 में लेकर आए लॉर्ड वेलेस्ली। अगर इसको और शुरुआत से देखें तो भाई फ्रेंच गवर्नमेंट जो डुप्लेक्स थे वो भी इस चीज की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में सब्सिडरी अलायंस जो थी वो क्या था वो देखते हैं कि भाई ये एक ऐसी ट्रीटी थी जो ब्रिटिश स्पेशली द ईस्ट इंडिया कंपनी किसके साथ करती थी, हमारे प्रिंसली स्टेट्स के साथ, ठीक है, कि हमारे जितने भी लोकल नवाब एंड राजास थे उनके साथ ये ट्रीटी करी जाती थी। इस ट्रीटी के क्या क्या प्रोविजंस थे, तो इस ट्रीटी में जो भी स्टेट इस ट्रीटी को साइन करेगा उसमें यह कहा गया है कि उसको ब्रिटिश क्या करेगी, ब्रिटिश जो होंगी वो उनको मदद करेंगी उनके इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ इन सभी स्टेट्स में आप बोल सकते हो कि इन एलीज में जो लोकल नवाब एंड राजाज हैं उनके यहाँ पे ब्रिटिश की एक आर्म्ड कंटिजेंट वहां पे रहेगी, मतलब कि वो अपने अपने ट्रूप्स को डिसबैंडन कर देंगे और ब्रिटिश आर्मी जो है वो स्टेट में रहेगी। अब उस आर्मी का खर्चा भी कौन उठाएगा, उस आर्मी का खर्चा भी उस लोकल नवाब और राजा को उठाना है, ठीक है, तो ये चीज भी बताई गई। देन साथ ही साथ ये बताया गया है कि ब्रिटिश के अलावा जो भी लोकल स्टेट जिसने ये ट्रीटी साइन करी हुई है वो उसके अलावा किसी और यूरोपियन पावर के साथ कोई भी ट्रीटी नहीं कर सकती, जैसे फ्रेंच हो गए, डच हो गए, किसी के साथ भी आप कोई और ट्रीटी साइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर करना है, अगर आपको लोकल लेवल पे भी करना है तो उसके लिए भी आपको जो ब्रिटिश रेसिडेंट है उसकी क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये सारे मैटर्स को देखने के लिए एक रेसिडेंट वो क्या होता था, हर जो राजा है उसके कोर्ट में एक ब्रिटिश रेसिडेंट होता था जो इंडिपेंडेंट है किससे, ब्रिटिश रूल से, मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के रूल से इंडिपेंडेंट है और डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करता है, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं सब्सिडरी अलायंस थी जिसकी वजह से धीरे धीरे स्टेट जो थे वो अपनी सोवरेनिटी को लूज करते गए और रेवेन्यू सिस्टम तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वैसे ही उनका तबाह कर चुके थे, ठीक है। तो ये थी हमारी सब्सिडरी अलायंस। अब अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो एक ऐसा स्टेट जिसकी बात करी गई है जिसके एनेक्सेशन की वजह से एक तरीके से कहीं ना कहीं एक मेजर आउटब्रेक देखने को मिला और वो स्टेट है अवध। अवध की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी अवध के बारे में ये कहते हैं कि भाई ये एक ऐसा स्टेट है जो एक ऐसी चेरी है जो एक ना एक दिन आके जरूर हमारे मुंह में गिरने वाला है, ठीक। तो अगर अवध की हम लोग बात करें तो अवध जो था वो सब्सिडरी अलायंस को उन्होंने साइन किया 1801 में। अब अवध की अगर हम बात करें तो भाई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग तो ये है कि जिस भी स्टेट के लीगल हायर नहीं है उनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू हड़प लिया जाएगा, लेकिन अवध में सारी चीजें होने के बावजूद अवध को इस वजह से हड़पा गया कि वहां पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कि वहां के जो नवाब हैं वाजिद अली शाह वो ठीक तरीके से अपनी सब्जेक्ट को, अपने लोगों को क्या कर पा रहे हैं, उनको रूल नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से ही अवध को क्या कर लिया गया, एनेक्स कर लिया गया। अब इस चीज की वजह से यह देखा गया कि जो शाह हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। इसकी वजह से जो कॉमन मास था वो कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज थी। शाह को यहां से डिस्प्लेस करके कोलकाता में उन्होंने एग्जाइल कर दिया था। देन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ तालुकदार्स, वो तालुकदार जो अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लग रहे थे कि भाई ये हमारे थ्रू क्या कर रहे हैं, हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके लाके दे रहे हैं, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हीं तालुकदारों को क्या कर रही है, यहां से डिस्प्लेस करने की शुरुआत कर रही है। तो ये जो तालुकदार थे ये मुगल टाइम से पावर को हेल्ड करे हुए थे, साथ ही साथ इनके पास अपनी खुद की मिलिट्री कंटिजेंट होती थी जिसमें 12,000 से लेकर 200 सोल्जर्स तक यहाँ पे होते थे। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सभी जितने भी तालुकदार थे, इनकी जितनी भी टेरिटरीज थी उसको एनेक्स कर लिया, उन्हें डिसआर्म कर दिया और साथ ही साथ उनके जो फोर्ट्स थे उनको भी क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट एक और रूल लेकर आती है जिसका नाम होता है द समरी सेटलमेंट एक्ट इन 1856 और इसमें यह बोला गया कि भाई ये जो तालुकदार हैं इनके पास जितनी भी जमीन है ये इन्होंने फोर्स और फ्रॉड से हड़पी हुई है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इन सभी को सिस्टम से बाहर कर रहे हैं। अब इस वजह से क्या हुआ कि भाई तालुकदार भी कहीं ना कहीं अब अभी तक जो कहीं ना कहीं लॉयल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो भी उनसे नाराज हो जाते हैं और रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह मेजर शायद इसलिए लिया कि उन्हें यह लगता था कि अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो पीजेंट से हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मिडिल मैन को एलिमिनेट करके पीजेंट से डायरेक्टली हम लोग टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हैं। बट देखा यह गया कि भाई जब पीजेंट्स डायरेक्टली
ब्रिटिश गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आए तो अब उनके पास मनी लेंडिंग का जो एक ऑप्शन था या जो एक डिले करने का ऑप्शन था टैक्सेस को, वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो गया और इसकी वजह से पीजेंट्स भी अब क्या करने लगे, डायरेक्टली हेट करने लगे किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। देन अगर हम बात करें कि भाई रिलेशन बिटवीन द व्हाइट एंड द इंडियंस, कि शुरुआत में तो ये देखा गया कि भाई ब्रिटिश और जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे उनके बीच में काफी कॉर्डियल रिलेशन होता था, वो लोग आपस में एक दूसरे की लैंग्वेजेस सीखते थे, है ना, लड़ा मतलब एक तरीके से रेसलिंग वगैरह के मैचेस होते थे, उनमें बहुत सी चीजें होती थी। लेकिन बाद में ये देखा गया कि भाई 1840 के आसपास अब जो ब्रिटिश हैं वो इंडियंस को इंफीरियर समझ रहे हैं, वो अपने से बहुत ही नीची जो जॉब्स होती हैं उसमें सिर्फ ही इंडियंस को अपॉइंट किया जाता था और ये देखा गया कि इंडियंस को उन सभी काम करने के लिए बोला गया जो कहीं ना कहीं उनके रिलीजन के अगेंस्ट थी। जैसे कि आप बोल रखते हैं जनरल सेटलमेंट एक्ट हो गया एक तरीके से, है ना, जिसमें बाहर की सर्विसेज करने के लिए भेजा जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं ग्रीस कार्टेजेस वाला हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कि जो सेक्टोरियन मार्क्स होते हैं उनको कैरी नहीं करना, वो सभी तरीके के जो मेजर्स हैं वो कहीं ना कहीं इन आर्मी कैंटनमेंट्स में देखा गया था। देन अब अगर हम इसमें आगे चलिए अब अगर हम इसमें आगे देखें कि भाई ये जो इस मैसिव लेवल पे ये जो रिवोल्ट हो रहा है, इसमें रिबेल्स चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं, वो किस तरीके का आप बोल सकते हो कि स्टेट बनाना चाहते हैं आफ्टर दिस रेवोल्यूशन। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहली जो चीज रिबेल्स चाहते थे वो ये था कि प्री ब्रिटिश टाइम पीरियड के पहले जिस तरीके से मुगल टाइम पीरियड में हिंदू और मुस्लिम एक यूनिटी की तरह रहते थे, एक बढ़िया तरीके से आप बोल सकते हो कि अमलगमेटेड सोसाइटी थी इंडिया में, उस तरीके से वो रहना चाहते थे। और इसीलिए जब रिवोल्ट हो रहा था तो वहां पे अलग अलग इश्तिहार इस तरीके से लॉन्च करे गए, आप बोल सकते हो निकाले गए, जिसमें लोग एक दूसरे की वर्सेस में, एक दूसरे की लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं। हर तरीके के आप बोल सकते हो जो सोसाइटी में डिवीजन थे उन सभी को साइडलाइन कर दिया गया और लोग यूनाइट होके अपने एक कॉमन एनिमी दैट मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे आके यहाँ पे काम करते हैं। देन एक और चीज वो ये बोली गई कि हमें सोसाइटी में क्या चाहिए, एग्लिटेरियन सोसाइटी चाहिए। दैट मींस कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आप बोल सकते हो एक तरीके से जो सोसाइटी में गरीब और अमीर का जो इतना एक शार्प डिफरेंस कर दिया था, है ना, कि भाई आर्टिजन्स जो थे उनसे उनका आप बोल सकते हो काम छीन लिया, पीजेंट्स के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा देना, साथ ही साथ जो तालुकदार थे, जमींदार थे, उनसे उनका पावर ले लेना। तो इन सभी चीजों की वजह से हर एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो था वो उनसे नाराज था और सब चाहते थे कि अब हमें एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे ब्रिटिशर्स के जाने के बाद जो हर तरीके से क्या होगी, इक्वल होगी। देन जो अगली चीज बोली गई वो ये था द रिस्टोरेशन ऑफ द प्री ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है कि भाई ब्रिटिशर्स के आने के पहले जिस तरीके से हमारा पॉलिटिकल ऑर्डर था, जहां पे मुगल्स जो थे वो हमें रूल करते थे और अलग अलग स्टेट्स में क्या होते थे, आप बोल सकते हो गवर्नर्स होते थे जो रूल करते थे, साथ ही साथ पंचायत के पास भी अपना पावर होता था जो एक तरीके से लोकल लेवल पे रूल करता था। उस तरीके की चीजें यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो रिबेल्स हैं वो चाहते थे कि हम प्री ब्रिटिश टाइम पीरियड में वापस से पहुंच जाएं। देन अब इसकी बात करें कि भाई ये रिवोल्ट तो अगर देखा जाए तो सक्सेस नहीं हुआ, या आप बोल सकते हो कि बहुत हद तक तो है, लेकिन इस रिवोल्ट को दबाया कैसे गया, किस तरीके से इस रिवोल्ट को रिप्रेस किया गया, उसकी हम बात करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने जब ये देखा कि भाई इस तरीके से एक मैसिव इंसर्जेंसी कंट्री में आ चुकी है, तो अब उन्होंने अलग अलग मेजर्स लिए, मैसिव लेवल पे उन्होंने इस तरीके के मेजर्स लिए जिसके थ्रू इस रिवोल्ट को एट द एंड क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। सबसे पहले लिए गए लीगल मेजर, जिसमें उन्होंने ये बोला कि भाई नॉर्मल टाइम पे, जनरल टाइम पे जिस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर प्रोसेस होती थी उसको हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं और अब पूरे कंट्री में क्या लेकर आ रहे हैं, मार्शल लॉ। और उस मार्शल लॉ में हर वो एक इंसान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश किसी भी आदमी को मार रहा है, तो हर उस ब्रिटिशर्स के पास ये पावर है कि वो उसको गोली मार सकते हैं, उसको मौत के घाट उतार सकते हैं। वहीं मिलिट्री एक्शन लिया गया कि भाई दिल्ली, जहां से आप बोल सकते हो कि जो एक आप बोल सकते हो मेन सेंटर था इस रिवोल्ट का, उसके ऊपर दोनों तरफ से अटैक किया गया। एक आर्मी आई आप बोल सकते हो बंगाल से और दूसरा साइड से आया पंजाब, और फिर उसके बाद में फाइनली सितंबर 1857 में दिल्ली को कैप्चर कर दिया गया और इसके बाद धीरे धीरे हर वो सेंटर के ऊपर अटैक किया गया जहां से इस रिवोल्ट को बढ़ाया जा रहा था। देन उन्होंने कई सारे डिप्लोमेटिक मेजर्स भी लिए कि भाई अगर देखिए पावर से तो आप एक टाइम पे उस रिवोल्ट को क्रश कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि बाद में भी ये रिवोल्ट वापस से सामने आ जाए। तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए। उन्होंने जितने भी बड़े बड़े जमींदार जो थे, जो इस रिवोल्ट में जुड़े हुए थे, उन्होंने ये बोला कि हम आपको आपकी जमींदारी, आपका जो स्टेट है वो आपको लौटा देंगे। उसके साथ साथ वो सभी जमींदार जो यहाँ पे रिबेल थे उनको पनिश कर दिया गया, उन्हें डिस्पोजेस कर दिया गया, और वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयल थे उन सभी को क्या कर दिया गया, रिवॉर्ड कराया गया।
उसके साथ अगर हम ये देखें कि अब यहां से ब्रिटिशर्स जो है वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के ऊपर ज्यादा काम करना शुरू कर देती है और इंडिया को हर तरीके से यहां से वो डिवाइड करना शुरू कर देंगे। देन अगर हम इसमें आगे चलें कि भाई ये जो रिवोल्ट है इसके बारे में जो अलग अलग आप बोल सकते हैं परसेप्शंस बनाए गए, ब्रिटिशर्स ने इसको जिस तरीके से ब्रिटेन में पब्लिश किया, यूरोप में पब्लिश किया, उस तरीके से इस रिवोल्ट के बारे में इंडियंस के लिए क्या है आप बोल सकते हो कि एक ओपिनियन डेवलप हुआ। वहीं पे इंडियंस ने भी इस रिवोल्ट के लेकर अपने आप बोल सकते हो कि नेशनल मूवमेंट क्रिएट करने के लिए इसको अलग अलग तरीके से कोमेमोरेट किया। तो अगर हम बात करें इमेजेस, तो सबसे पहले इस तरीके की इमेज हमारे सामने आती है रिलीफ ऑफ लखनऊ, जो बनाई हुई है थॉमस जॉनस बर्कर ने 1859 में। अब इस इमेज में यह बताया गया कि जो कॉलिन कैंपबेल हैं वो लखनऊ में किस तरीके से इस पूरी भीड़ के बीच में से निकल के वहां जाके उन सभी ब्रिटिशर्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनको वहां से बचाते हैं। वहीं पे एक और इमेज है इन मेमोरियम, जिसमें यह बताया गया, जो कि नॉल पेंटॉन ने बनाई हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि भाई किस तरीके से जो सपॉइज हैं वो किस तरीके से ब्रिटिश की जो फीमेल है ना, कि वो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और वो बच्चे और जो औरतें हैं वो इस तरीके से डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि एक टायरनी बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक डिस्पोटिक रूल बताने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे जो सपॉइज हैं वो आप बोल सकते हो कि अनार्की के फॉर्म में आ चुके हैं और अलग अलग तरीके से लोगों के ऊपर क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। देन यहां पे एक फीमेल की इमेज है मिस व्हीलर, और वो ये बता रही है कि मिस व्हीलर कैसे जो अकेली हैं और आसपास देखो कि आप इस तरीके से डिमोनिस तरीके से जो सपॉइज है उनको प्रेजेंट किया गया, और ये बता रहा है कि वो जो अकेली फीमेल है वो इन सभी सपॉइज से क्या कर रही है, लड़ रही है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कि इस तरीके से नीचे क्या है, बाइबल पड़ी हुई है, जो ये बता रही है कि वो तो लोगों को सिविलाइजेशन सिखाने आई हुई थी, लेकिन लोग जो है वो यहाँ पे उस चीज को सीखने से मना कर रहे हैं और बदले में उन्हीं के ऊपर अटैक कर रहे हैं। देन अगर हम कुछ और इमेजेस की बात करें तो यहां पे इस तरीके से जस्टिस पंच की एक इमेज बताई है, जिसमें यह बताया है कि ये जो एक ब्रिटिश की एक लेडी है, ये सभी जितने भी इंडियन सपॉइज हैं उन सभी के ऊपर अटैक कर रही है और उनके लिए जस्टिस, मतलब कि जिन भी ब्रिटिशर्स को मारा गया है उनके लिए जस्टिस को यहां पर लेकर आ रही है। देन अगर हम एक और इमेज देखें तो यहां पे जो आप बोल सकते हो कि जो एक रॉयल लायन है वो अटैक कर रहा है किसके ऊपर, बंगाल टाइगर के ऊपर। मतलब बंगाल टाइगर मींस कि जो इंडिया है वो बंगाल टाइगर रिप्रेजेंट कर रहा है और जो लायन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पे बताया गया कि भाई कैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अब वो किसके ऊपर अटैक करेगी, इंडिया के ऊपर अटैक करेगी। साथ ही साथ इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये एक आप बोल सकते हो एग्जीक्यूशन दिखाएगा कि पेशावर में किस तरीके से लाखों की क्वांटिटी में, लाखों के नंबर में इस तरीके से जो सपॉइज है उनका एग्जीक्यूशन किया गया। देन यहीं पे बताया गया क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग, जो क्या कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि लॉर्ड कैनिंग जिन्होंने 1858 में जिस तरीके से हम कंपनी रूल से क्राउन रूल की तरफ आए, तो वहां पे ये बताया गया कि कैनिंग ही है जो ये मान रहे हैं कि भाई इतना सारा वायलेंस होने के बाद भी कैनिंग जो है वो इंडियन सपॉइज को क्या कर रहे हैं, शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके ऊपर इस तरीके से हाथ रख रहे हैं। ठीक, उसके साथ ये तो सारा ब्रिटिश परसेप्शन की बात हो गई। अब अगर हम बात करें इंडियन परसेप्शन की, तो जो नेशनलिस्ट इमेजरीज हैं वो किस तरीके से इस रिवोल्ट को आप बोल सकते हो डिपिक्ट करती हैं, हमें बताने की कोशिश करती हैं। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को जो हमारे नेशनल हिस्टोरियंस हैं वो बताते हैं कि दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे कि वीडी सावरकर ने बताया हुआ है, ठीक है, कि ये एक ऐसी रिवोल्ट थी जिसके बाद में इंडिया से सारे लोगों में क्या हुआ, धीरे धीरे नेशनलिज्म का हम इमर्जेंस देखते हैं। साथ ही साथ इस रिवोल्ट में जितने भी लीडर्स थे उन सभी को एज अ हीरोइक फिगर डिस्प्ले किया गया, जैसे कि हुई हमारे यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई आप देख सकते हैं, नाना साहिब देख सकते हैं, ठीक है, तात्या टोपे देख सकते हैं। तो उन्हें क्या बताया गया कि ये एक नेशनल लीडर हैं जो क्या कर रहे हैं, जो कॉमन मास को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे यूनाइट कर रहे हैं। साथ ही साथ कई सारे ऐसे पोएट्स हैं जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और साथ ही साथ जो फेमस लीडर्स थे उन सभी के बारे में अच्छी पोएम्स आप बोल सकते हो, सॉन्ग्स वगैरह कंपोज किए हुए हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हमारे नेशनल हिस्टोरियंस ने यहाँ पे करी हुई हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब फटाफट से एक बार इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरीके से आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे यहाँ पे। देन अगर हम इसमें और चलेंगे तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और एग्जाम के लिए अपनी तैयारी करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।